देखिए, आपने ये चीज़ ज़रूर सोची होगी कि पूरी दुनिया में हर कंट्री में ट्रेड किया जाता है तो यूएस डॉलर से ही क्यों किया जाता है? मतलब यूएस डॉलर में ऐसा क्या है जो बाकी देश की करेंसीज में नहीं है और यूएस डॉलर कैसे ग्लोबल करेंसी बना? ग्लोबल ट्रेड करने के लिए हम सबसे ज़्यादा और मतलब यूएस डॉलर का ही यूज़ क्यों करते हैं? हर करेंसी अच्छी है, हर करेंसी उससे ऊपर भी करेंसीज हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ? देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा, इस बात को अच्छे से समझने के लिए। देखिए, बहुत पहले क्या होता था, लोग अपना काम करवाने के लिए बदले में लोगों को कुछ अनाज, गेहूँ ऐसी चीज़ें देते थे। मतलब वो गेहूँ अनाज उनको देते थे और बदले में उनसे सर्विस लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया ऐसी ऐसी चीज़ में जो लॉन्ग टर्म में यूज़ हो सके, जो खराब ना हो। जैसे कि फिर लोगों ने अपना भरोसा दिखाया गोल्ड और सिल्वर्स में। फिर काम होने लगा एक्सचेंज ऑफ गोल्ड और सिल्वर के बिहाफ पे कि हाँ ठीक है, आप कोई काम करेंगे और आपको बदले में गोल्ड और सिल्वर मिलेगा। ऐसा होने के बाद फिर एक चीज़ आई कि देखिए, गोल्ड की सिक्योरिटी का ख्याल रखना बहुत टफ हो जाता है, उसको कैरी करके ट्रैवल करना, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना सब कुछ बहुत इनकन्वीनियंट था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, गवर्नमेंट से एक प्लान लेके आई, उन्होंने स्टार्ट किया कि आप बैंक में अपना गोल्ड डिपॉजिट कीजिए और बदले में एक रिसिप्ट लेके जाइए। उसको हम प्रॉमिसिंग नोट भी बोलते थे कि आप फिर उस प्रॉमिसिंग नोट के बिहाफ पे एक्सचेंज कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। ऐसा करते करते बाद में यही रिसिप्ट चेंज होके हमारी आज की करंट पेपर मनी में कन्वर्ट हुई, पेपर मनी। इतना होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ यूएस डॉलर ही इतना आगे पहुंच गया कि वो अब ग्लोबल करेंसी है? देखिए, इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब ये सारा नोट जो है, पेपर करेंसी जो है, पेपर नोट जो है, वो कैसे एक मनी बनता है, मतलब कैसे हम उस पर इतना अपना भरोसा दिखाते हैं। देखिए, जो आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं तो हमारा जो नोट है वो फाइनली बनता है मनी, जिसको हम पूरे देश में ले जाके कहीं भी जाएंगे तो हमारे पास एक वचन है कि हम उसका यूज़ कर सकते हैं, वो उतनी वैल्यू उस नोट की है। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था, सरकार ने 500 और 1000 के नोट से अपना वचन वापस ले लिया था। मतलब गवर्नर ने अपना वचन वापस ले लिया था और वो सिर्फ एक ट्रैश बन गया था, पीस ऑफ पेपर। आप सब जानते हैं कैसे रद्दी में 500 1000 के नोट जाने लगे थे। क्यों? सिर्फ एक साइन की वजह से, एक कीमत और एक प्रॉमिस को वापस लेने की वजह से। अब हमारे देश में तो चलो ठीक है, हमारे गवर्नर ने बोल दिया, सरकार ने बोल दिया और हमने मान लिया और हम उस पीस ऑफ पेपर पे अपना ट्रस्ट दिखा के पूरे देश में काम करने लगे और ट्रेड करने लगे। बट जब क्या होगा, जब हमें किसी और देश के साथ ट्रेड करना हो, हम एक बात समझते हैं कि हमें रशिया के साथ ट्रेड करना है, तो क्या होगा कि हम रशिया के साथ ट्रेड करेंगे और हम रशिया को बोलते हैं देखिए ये है 2000 का नोट और हमारे यहाँ इसकी 2000 की वैल्यू है, आप इसको लीजिए और हमें आप बदले में कोई सर्विस और गुड प्रोवाइड कीजिए। बट ऐसा क्यों होगा? उनके लिए उस 2000 की कोई वैल्यू नहीं है, वो उनके लिए पीस ऑफ पेपर है। सेम हमारे लिए होगा, वो अगर हमें अपने नोट्स पकड़ाते हैं तो हमें भी यही लगेगा कि हमारे लिए बस एक पीस ऑफ पेपर है। और अगर चलिए हम मानते हैं कि हम वो ट्रस्ट करके ले भी लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या? उस नोट से हम सिर्फ और सिर्फ रशिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं और अगर हमें किसी और देश के साथ, किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करना होगा तो हमें उस करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब हम आपको समझाती हूँ, आप समझिए, आपके शहर में स्कूल वाले कोई और करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले कोई और करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, हॉस्पिटल्स वाले कोई और करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। इट मीन्स आप अकेले को हर करेंसी में कमाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही टफ हो जाएगा, सुन के भी लॉजिकल लगता है। तो ऐसा क्या हो कि हम एक सिंगल करेंसी ऐसी हो जिससे पूरी दुनिया में ट्रेड कर सकें। इस तरह क्या होगा कि क्यों और आज वो जो ट्रेड है वो यूएस डॉलर कैसे बना जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। इसको समझने के लिए देखिए, हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 1 से भी पीछे। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या हुआ कि जब दुनिया में बहुत ज़्यादा फाइट हुई तो लोगों को हथियारों की ज़रूरत पड़ी। लोगों ने हथियार खरीदे बहुत सारे गोल्ड के एक्सचेंज में। अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ, एक चीज़ आई थी गोल्ड स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या था, जो हमें पेपर मनी आई उसकी वैल्यू उतनी ही प्रिंट करेगा एक देश जितना उसके पास गोल्ड होगा। मतलब आपकी पेपर मनी की वैल्यू गोल्ड से लिंक होगी, गोल्ड स्टैंडर्ड्स। तो अब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या हुआ, जिस देश के पास भी जितना मतलब गोल्ड था, उनके पास नोट प्रिंट थे, वो जाके एक्सचेंज करने लगे यूएस के साथ। क्यों? क्योंकि यूएस उस टाइम पे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था हथियारों का, सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट करता था उस टाइम पे यूएस। तो लोग जाके अपना
उनको पेपर मनी देने लगे और जाके वहाँ से यूएस से हथियार लेने लगे। जब वो बिल्कुल देश मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस हुए तो लोगों का गोल्ड यूएस के पास जाने लगा और वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होते होते बहुत ज़्यादा गोल्ड ऑलरेडी यूएस के पास जा चुका था। फिर बात आती है वर्ल्ड वॉर 2 की, जो हम सब जानते हैं सबसे एक्सपेंसिव वॉर हमारा रहा है। जो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज बिल्कुल डिज़ास्टर में फेज में थी, बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। तो उस टाइम पे 80% ऑफ द गोल्ड यूएस के पास ऑलरेडी जा चुका था। तो उसके बाद देखिए, अब हर देश किसी ना किसी चीज़ में तो अच्छा होता ही है, कोई ना कोई ट्रेड में तो हर देश आगे होता है। लेकिन जब देशों के पास, कंट्रीज़ के पास गोल्ड ही नहीं बचा तो वो ट्रेड कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि जितना गोल्ड है उतनी ही वो पेपर मनी प्रिंट कर सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड के बिहाफ पे। तो अब जब वो चीज़ है ही नहीं तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? 1944 में एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है, IMF एंड IBRD। IBRD का काम होता है जो भी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ख़त्म हो चुकी हैं, फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, उनकी हेल्प करना, उनको वापस इम्प्रूव करने में। आज हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। देखिए, होता क्या है कि अब एक चीज़ और डिसाइड करनी थी कि जब गोल्ड है ही नहीं तो गोल्ड स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब और ट्रेड कैसे किया जाए। तो उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड होता है कि जिनके पास भी, जिस कंट्री के पास भी गोल्ड नहीं है वो US डॉलर में ट्रेड कर सकती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यूएस ही सिर्फ एक ऐसा देश था जिसके पास इतना गोल्ड था, अगर वो अपने गोल्ड के बेसिस पे अगर नोट्स प्रिंट करे तो वो पूरे देश में वो US डॉलर सर्कुलेट कर सकती है। तो ऐसा ही हुआ और इस तरह से US डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी बना। फिर आगे क्या होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि आप जब चाहें वापस यूएस में वो अपने US डॉलर दे के यूएस से गोल्ड ले सकते हैं, ताकि धीरे धीरे आपका देश भी इम्प्रूव कर सके। बट फिर उसके बाद होता है वियतनाम वॉर यूएस के साथ। उस टाइम पे यूएस क्या करता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी यूएस की डिप करती है। तो यूएस बहुत सारे नोट्स प्रिंट करता है और स्पेंड करता है जितना उसके पास गोल्ड है उससे ज़्यादा, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिप करती है। इतना करने के बाद जब फाइनली और देश जिनके पास ट्रेड था उन्होंने काफ़ी काम किया, बहुत इम्प्रूव जो देश होने लगे, धीरे धीरे जैसे फ्रांस ने स्टार्ट किया, वो शिप से गए, वहाँ पे जाके उन्होंने US डॉलर दिया, यूएस में वहाँ से गोल्ड लेने लगे, अपने देश में वापस सोने को लाने लगे। इस तरह से जब धीरे धीरे हर कंट्री ऐसा ही करने लगी, ऐसा होने लगा तो गोल्ड रिजर्व्स जो यूएस के पास थे वो जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगे। और जैसा कि मैंने बताया कि वियतनाम वॉर के टाइम पे यूएस ने ज़्यादा नोट्स प्रिंट करे थे गोल्ड से ज़्यादा, जिसकी वजह से उसका गोल्ड रिजर्व इतनी जल्दी से ख़त्म हो रहा था कि आप ये समझ लीजिए कि यूएस सबसे ज़्यादा उस टाइम पे क्राइसिस फेस करता। बट 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या किया, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया। आपको समझ आया होगा गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, कि आप जब चाहो आपकी जो मनी है वो गोल्ड से लिंक है, उनको एक्सचेंज कर सकते हो, गोल्ड दीजिए US डॉलर लीजिए, US डॉलर दीजिए, गोल्ड दीजिए। बट उन्होंने वो उस टाइम पे ख़त्म कर दिया, जिसको हम जानते हैं निक्सन शॉक के नाम से। भी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था कि ये अब हम क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में हर कंट्री के पास US डॉलर के रिजर्व्स थे, उनको लगता था वो जब चाहेंगे गोल्ड ले आएंगे। इस वजह से जो ये निक्सन शॉक हुआ, इसके बाद से मजबूरी हो जाती है हर कंट्री की US डॉलर में ट्रेड करने की, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा US डॉलर की करेंसी उनके रिजर्व्स में थी। तो देखिए, ये सारी जो कंप्लीट हिस्ट्री मैंने आपको समझाई, कहाँ वर्ल्ड वॉर 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ किसी टाइम पे हम निक्सन शॉक फेस करते हैं, इतना कुछ होने के बाद फाइनली ये होता है कि इस तरह से US डॉलर ग्लोबल करेंसी बनता है, जिस करेंसी के अंदर हम आज ट्रेड करते हैं। तो देखिए, आपको अगर समझ में आया हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था बट मैंने बहुत ट्राई करा मैं आपको एक ईजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। और अगर आपको समझ आया हो, थोड़ा भी समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि लोग समझ सकें, उनको समझ आए कि क्यों ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हैं। बहुत बेसिक लगता है सुनने में, अच्छा ठीक है US डॉलर में ट्रेड होता है, बट ये उतना ही कॉम्प्लेक्स इशू है, ऐसा होता क्यों है। तो ये समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ी। और अब आपको, मुझे लगता है, उम्मीद है ज़रूर समझ आया होगा, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस जल्दी पहुँचें और आप ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सिंपल लैंग्वेज में